गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं और आप लोग को बधाई भी देता हूं कि कल का पेपर आप लोग का अच्छा हो। मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि आप लोग का कल का पेपर बहुत बेहतरीन हो। मीन्स आप लोग जरूर क्वालिफाई करें अपने एग्जाम में। तो इसके तहत आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम भी है कि क्वेश्चनों के जो प्रोसेस हैं वो लेंदी नहीं होते, बहुत इजीली होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो है जो भी आपका क्वेश्चन होगा, चाहे वो आपका जीएस का हो या साइकोलॉजी का हो या आपके सब्जेक्ट का हो, उन क्वेश्चनों को आपको कम से कम जो है 2 से 3 बार देखना जरूरी है। मस्ट है 2 से 3 बार देखना जो है। एट फर्स्ट आप लाइटली सभी क्वेश्चनों को देखिए, दोबारा में आप उनको थोड़ा सा ध्यान दे के अच्छे से पढ़िए और तीसरे में जो आए आए न आए उसका भी आंसर आप मारते हुए आगे बढ़िए, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। क्योंकि माइनस मार्किंग की बातें नहीं है, तो आपका क्वेश्चन अगर छूटता है तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आप अपने नेगेटिव पॉइंट से बचिए और अपने सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए। मीन्स हम कहेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। आंसर की आपकी जो भी होगी उसको आप क्या करिए, एक हाथ में रखिए और दूसरे हाथ में पेन को रखिए और जो भी आपको ऑप्शन सही मिलता है उसको आप तुरंत भरते हुए जाइए। तो इस तरीके से आपके कोई भी जो है रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी। तो रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी तो 1-2 नंबर ऑलवेज आपके बढ़ जाएंगे और इसके तहत आपका क्वालिफाई होना जो है कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि 1-2 नंबर से ज्यादातर लोग जो है अनक्वालिफाइड होते हैं। अगर आप इस तरह के प्रोसेस अपनाते हैं तो आप अनक्वालिफाइड होने से बच जाएंगे। अब फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग क्वालिफाई होंगे। तो इस तरीके से आइए, आज हम लोग अपना पेडागॉजी का हमने 3 सेट आपको दिया था, मेरे से 150 क्वेश्चन दिया था आपको। आज फिर मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूं। जो है हमें उम्मीद है कि हमने जो आपको 200 क्वेश्चन दिया है अब तक में या दे रहे हैं, इसमें से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा पेडागॉजी का। तो आइए, आज भी आपको 50 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर, इसको आप लोग देखना। मैं उम्मीद करता हूं, जो है हमें काफी उम्मीद है कि आपका इससे क्वेश्चन फंसेगा, श्योर क्वेश्चन फंसेगा। तो इस तरीके से आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है कि बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि स्पीक की बातें, बोलने, देखिए बोलने के तहत हमारी बातें आती हैं। स्पीक का हम लोग कहेंगे कि बोलने को, यहाँ पर देखिए बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार, मीन्स हम लोग कहेंगे मोशन डिसऑर्डर। हम क्या कहेंगे, मोशन डिसऑर्डर, मोशन डिसऑर्डर। तो मोशन डिसऑर्डर को कहा जाता है। ये किस तरीके का हमारा डिसऑर्डर होगा, जो हमारा बोलने से, स्पीक के प्रोसेस से होगा, तो हम लोग कहें अप्रेक्सिया होगा। क्या होगा, अप्रेक्सिया होगा। ध्यान देना जो है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्पीक की बातें हैं, मीन्स बोलने के तहत जो बातें हैं, तो उसके तहत हमारा क्वेश्चन आता है क्या, अप्रेक्सिया। जो मोशन डिसऑर्डर है उसे हम लोग अप्रेक्सिया कहेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत, विकलांग शब्दावली के अंतर्गत हम लोग कहेंगे, देखिए ये हमारा हैंडीकैप्ड की बातें हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब बना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1996। ऐसे विकलांग शब्दावली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। में से सब शामिल होंगे, केवल एक शामिल नहीं होगा। तो विकलांग के शब्दावली के अंतर्गत हम कहें स्वलीनता हमारा क्या है, शामिल है, शामिल है। ठीक हो चुकी टीबी शामिल है। मानसिक पिछड़ापन ये शामिल है। हम कहेंगे तीनों के तीनों हमारे शामिल हैं। ये हम कहेंगे शामिल हैं, ये शामिल हैं, ये शामिल हैं तीनों के तीनों। लेकिन हमारा ये चौथा भाषा संबंधित विकलांगता, ये हमारा शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा जो विकलांगता अधिनियम संबंधी जो चीजें हमारी जिस पर लागू नहीं होती हैं, वो है भाषा संबंधित विकलांगता। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि एक बच्चा जो डॉट 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 से ग्रस्त है, वह सा की जगह वाज पढ़ता है। सा और वाज, सा की जगह क्या पढ़ता है, के जगह, के जगह, के जगह वाज पढ़ता है। न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। न्यूक्लियर और
न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो ये हमारा कौन सा डिसऑर्डर है? तो हम कहेंगे कि ये हम कहेंगे शब्द में हमारा अंतर नहीं कर पा रहा है। जब शब्दों में बालक अंतर नहीं कर पा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा? हम कहें डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? हम लोग कहेंगे ये हमारा प्रोसेस कौन सा होगा? हम कहेंगे कि ये हमारा डिसलेक्सिया होगा। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। हमारा ये हमारा डिसलेक्सिया ये देखिए डिसलेक्सिया कहेंगे हम लोग इसे। कई तरीके से हमारा तीसरा का ऑप्शन हमारा दूसरा मिलता है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, मीन से हम लोग कहेंगे शारीरिक रूप से, मीन से फिजिकली बच्चा क्या सक्षम है। सामान्यतः डॉट होता है, क्या होता है जो है हम कहेंगे कौन सा डिसऑर्डर होगा? जो शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बोला गतिक कौशलों में अधिकतम निर्योग्यता कहलाती है। अधिकतम निर्योग्यता। तो गतिक कौशलों मीन्स हम लोग कहेंगे कि चलना, मोशन स्किल। हम लोग गतिक कौशल को क्या बोलेंगे? मोशन स्किल। अधिकतम निर्योग्यता मीन्स हम योग्य नहीं हैं, मीन्स मोशन स्किल हमारी अच्छी नहीं है, तो हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? हम कहें डिस्प्रैक्सिया बोली जाए। क्या बोली जाएगी? हमारी डिस्प्रैक्सिया। तो इस तरीके से पांचवा का आंसर आपको मिला ए। आइए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है कि विकृत लिखावट मीन्स विकृत लिखावट की बातें हमारे विकृत लिखावट से। देखिए हमारा डिसऑर्डर किसमें है? राइट डिसऑर्डर है। राइट डिसऑर्डर है। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी निम्न में से किसका लक्षण है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसे हम लोग लिखावट संबंधित है, हम लोग कहेंगे डिस्ग्राफिया। लिखावट संबंधित हमारा जो डिसऑर्डर है राइट का, वो हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे डिस्ग्राफिया होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां बोल रहा डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मीन्स के अतिरिक्त मीन्स निम्नलिखित सभी के कारण सभी का अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मीन्स किसी एक को छोड़ करके, यहाँ पर चार ऑप्शन हम लोग कहेंगे किसी हमारे एक ऑप्शनल को छोड़ करके तीन ऑप्शनल से हमें क्या होगा? हम कहेंगे कि सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। तो केवल किसके कारण नहीं होगा अधिगम अक्षमता? तीन के कारण तो हम लोग कहेंगे अधिगम अक्षमता होगी, लेकिन कोई एक ऐसा जिससे अधिगम अक्षमता नहीं होगी, तो हम लोग कहेंगे सांस्कृतिक कारक। क्या बोलेंगे? देखिए सांस्कृतिक कारक, इससे अधिगम अक्षमता नहीं होगी। तो इस तरीके से कि हम कहें सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी के कारण हम लोग कहेंगे सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। हम कहेंगे अधिगम अक्षमता नहीं हो सकती। इसके द्वारा हम कहेंगे अधिगम अक्षमता नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सातवें का आंसर हमें क्या मिलेगा? हम लोग कहें सातवें का आंसर हमारा डी मिलेगा। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? यहाँ पर हम लोग कहेंगे मेंटली रिटार्डेशन की हमारी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नहीं प्रोसेस हम लोग कहेंगे। तो देखिए हमारा क्या होगा? हम लोग क्या कहेंगे
कि मानसिक मंदता, मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। क्या बुद्धि लब्धि, आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या अंतर वैयक्तिक संबंधों, इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। हम लोग कहेंगे कि विशेषता नहीं होगी मानसिक, हम कहेंगे देखिए ये हमारा होगा इंटर रिलेशन का कमजोर होना, ये हम कहेंगे मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं होगी। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये आप समझ गए होंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, हम कहेंगे डिसऑर्डर है, ये पठन डिसऑर्डर है, पढ़ने में कम कठिनाई। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है जो है आपका एलेक्सिया, एलेक्सिया पठन विकार, तो डिसलेक्सिया आपने देख लिया। अब 10वां का देखिए पढ़ने की अक्षमता, यहाँ पर एलेक्सिया पढ़ने की हमारा डिसऑर्डर नहीं है, हम कहेंगे पढ़ने की अक्षमता है एलेक्सिया। एलेक्सिया हमारी पढ़ने की क्या होती है, अक्षमता होती है। तो इस तरह से डिसलेक्सिया पठन विकार, पढ़ने में डिसऑर्डर होगा लेकिन यहाँ पर अक्षमता होगी हमारी, एलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखना जो है आप 11वां क्वेश्चन, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, अतिकल्पना। क्या होगा हमारा आंसर, अतिकल्पना। शारीरिक निर्योग्यता मीन्स हैंडीकैप्ड व्यक्ति के लिए निम्न से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, हम कहेंगे अतिकल्पना। 12वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर हमारा देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा सुनाई से संबंधित श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रस्तुत की जा सकती है। यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए किसको, वो भी श्रवण संबंधित। जिन बच्चों को कान संबंधी समस्या है, हम कहेंगे ईयर डिसऑर्डर है, मीन्स कान संबंधित दिक्कत है, उन्हें पढ़ाने के लिए हम लोग कहेंगे क्या प्रस्तुत की जाता है, जो है हम कहेंगे कोडिंग लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। तो ये देखिए हम लोग कहेंगे श्रवण बाधित के लिए है, ये श्रवण बाधित के लिए हम लोग कहेंगे कोडिंग डिसऑर्डर। हम कहेंगे ब्रेल पर लिपि जो है, ब्रेल लिपि, हम कहेंगे दृष्टि बाधित, इसे हम कहेंगे दृष्टि बाधित के लिए हमें जो है ब्रेल लिपि मीन्स ब्रेल लिपि का हमारा क्या होना चाहिए, जो है हम लोग कहेंगे प्रस्तुति होनी चाहिए। तो इस तरीके से दृष्टि के लिए हम लोग कहेंगे बेल हमारा होगा, बेल लिपि होगी, जबकि श्रवण बाधित के लिए हम लोग कहेंगे सांकेतिक भाषा होगा। तो इस तरह से कंफ्यूज इसमें नहीं करना, बेल भी पूछता है और सांकेतिक भी पूछता है। अगला क्वेश्चन आगे 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दृष्टि दोष से युक्त। देखिए हम लोग कहेंगे कि विजन डिसऑर्डर है, विजन डिसऑर्डर से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो कौन सी आकृति का ज्ञान देना चाहिए, दृष्टि बाधित बच्चों से युक्त आकृति हमारी क्या होनी चाहिए, मौखिक व्याख्यान द्वारा, या हम कहेंगे 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी आकृतियों की स्पर्श द्वारा, क्षेत्र प्रमाण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हम कहेंगे 3D का प्रोसेस होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 3D का प्रोसेस होना चाहिए जो है। इसके स्पर्श द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से अपना ज्ञान अर्जन कर सकेंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। मीन्स डिसऑर्डर हमारा, ये डिसऑर्डर हम कहें कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन होगा, हम कहें जेनेटिक डिसऑर्डर हमारी मंद बुद्धि होगी। मूक बधिर नहीं होगा, श्रवण दोष नहीं होगा, दृष्टि दोष नहीं होगा, हाँ मंद बुद्धि हमारी क्या होती है, हम कहें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हमारी मंद बुद्धि। 15वां क्वेश्चन देखिए, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा से संबंधित हमारा जो विकार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाषा से संबंधित। देखिए भाषा अवबोधन से संबंधित हमारा
संबंध, संबंधित विकार, तो हम कहेंगे भाषा घात अफेक्सिया। क्या बोलेंगे हम लोग? भाषा विकार। देखिए लिखा गया अफेक्सिया, अफेक्सिया अप्रेक्सिया। देखिए यहाँ पर अफेक्सिया भी है, अप्रेक्सिया भी है। तो भाषा अवरोधन, भाषा अवरोधन में अफेक्सिया, अफेक्सिया ऐसे कहेंगे। अफेक्सिया, अफेक्सिया आपको मिल चुका अफेक्सिया। और ये देखिए अप्रेक्सिया, 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 ये दो होते हैं अप्रेक्सिया। तो यहाँ पर आपको मिला अफेक्सिया मीन्स चला घात, मीन्स अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया हमारा गतिक होता है, गतिक, गति डिसऑर्डर, गति डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है, गति डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर। और ये हम लोग कहेंगे भाषा डिसऑर्डर है, भाषा, भाषा डिसऑर्डर है, भाषा डिसऑर्डर, भाषा डिसऑर्डर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे अफेक्सिया अप्रेक्सिया का प्रोसेस है। ये दोनों हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना, एक भाषा, एक हमारी चाल। तो भाषा के तहत हमारा क्या आता है? अफेक्सिया आता है, अफेक्सिया आएगा। और जबकि हमारा जो गतिक डिसऑर्डर होगा, चलाघात, उसे हम लोग अप्रेक्सिया कहेंगे। तो इसलिए अफेक्सिया अप्रेक्सिया इन दोनों में से एक जरूर आएगा। आप अच्छे से ध्यान दे लेना जो है कि भाषा विकास हमारा अफेक्सिया, भाषा में फ का प्रयोग होगा, और हम कहें गति के बारे में प का प्रयोग होगा, अप्रेक्सिया। देखिए एक ही प्रोसेस में दिखेगा, ये हमारा प दिखेगा और ये हमारा फ दिखेगा। तो इस तरीके से अफेक्सिया अप्रेक्सिया का प्रोसेस समझ लेना, इसमें से आना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम कहेंगे जो स्पेशल चाइल्ड होंगे, हम कहेंगे स्पेशल चाइल्ड के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बालकों के समान, या विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारा क्या होगा? स्पेशल आवश्यकता वाले बालकों को भी हम लोग क्या करेंगे? अन्य समान बालकों के साथ शिक्षा देंगे। तभी इसे हम लोग बोलेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी, समावेशी शिक्षा बोली जाती है। बच्चों को शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा। मीन्स हमारा सामान्य बच्चों के साथ स्पेशल प्रतिभाशाली हो या मेंटली रिटार्डेड बालक हो, सभी के एक साथ शिक्षा देना ही हमारा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन देखिए, साइजॉइड्स वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? देखिए साइजॉइड्स याद रखना, हम लोग कहेंगे जीनियस बालक हमारे जो होते हैं, जीनियस बालक को साइजॉइड, जीनियस साइजॉइड्स याद रखना, साइजॉइड्स मीन्स जीनियस। ऐसे वर्ग में किस प्रकार के बालक को रखते हैं? साइजॉइड प्रतिभाशाली बालकों को रखा जाता है। देखिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड कौन सा होगा? तो देखिए विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक आएगा, प्रतिभाशाली बालक आएगा, मंदबुद्धि बालक आएगा, या सभी आएंगे? हम लोग कहेंगे कि बालक जनरली दो प्रकार का ही होता है। देखिए बालक दो प्रकार का होता है, बालक दो प्रकार का होता है। एक हम लोग कहेंगे सामान्य बालक होगा, सामान्य बालक होगा बालक, और दूसरा हमारा विशिष्ट बालक होता है, विशिष्ट, विशिष्ट बालक, बालक। अब इस तरीके से सामान्य बालक तो हमारा हो गया, विशिष्ट बालक हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा मिलेगा, क्या बोलेंगे हम लोग? विशिष्ट बालक में पिछड़ा बालक भी मिलेगा, पिछड़ा बालक मिलेगा, पिछड़ा बालक होगा, मंद बुद्धि बालक भी होगा, मंद बुद्धि बालक भी होगा, मंद बुद्धि बालक भी होगा। और दूसरा हम तीसरा कहेंगे प्रतिभाशाली बालक भी होगा, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बालक। तो ये देखिए ये सभी बालक हमारे आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे? विशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। मीन्स हम कहेंगे ये सभी हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। ये चाहे हमारा पिछड़ा हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, ये सभी हमारे स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए, देखिए अपराधी बालक जो है
डिलाइंक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं, मीन्स अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो हम लोग क्या कहेंगे? जो असामाजिक होते हैं, असामाजिक कार्य करने वाले बच्चे, जो असामाजिक कार्य करते हैं बच्चे, उन्हें अपराधी बालक कहते हैं। जो मीन्स समाज के विपरीत कार्य करने वाले बच्चों को अपराधी बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है देखिए, बोल रहा है कि पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, पिछड़े जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 और 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ असमायोजित हो या उपयुक्त सभी। तो हम लोग कहेंगे कि पिछड़े बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 और 90 के बीच होती है, आईक्यू इनका क्या होगा? 80 और 90 के बीच जो बालक की आईक्यू होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 21वां क्वेश्चन आ रहा है। 21वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? हम कहें कि सृजनशील मीन से हमें बनाना है, सृजनशीलता लानी है। तो हम लोग कहें कि सृजनशीलता जब लानी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम लोग को मालूम है कि सृजनशीलता के लिए क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि नहीं, सृजनशील के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम लोग कहेंगे विचार बेस मीन से हमें मस्तिष्क मंथन, हम कहेंगे मस्तिष्क 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 मंथन मस्तिष्क मंथन हमारा होना चाहिए, तभी हमें सृजनशीलता मीन से सृजनशीलता मतलब निर्माण करना होता है। निर्माण करना। तो देखिए, ये है सृजनशीलता मीन्स निर्माण करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। ये नहीं, अब देखिए नकारात्मक प्रश्न हमारा नकारात्मक है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। क्या मौलिकता नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, लचीलापन नहीं है? हम कहेंगे अनुशासन नहीं है। क्या कहेंगे हम लोग? अनुशासन। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व अनुशासन नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए यहाँ पर प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? मीन्स प्रतिभाशाली का हमारा कहेंगे कि सिंबल नहीं है प्रतिभाशाली का। विचारों में सृजनता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्तियों में अनूठापन, कौतूहल। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली का ये लक्षण नहीं है। दूसरों के प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? मीन्स हम कहेंगे जीनियस जो बालक होता है वो किसी से लड़ता नहीं है जो है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन है हमारा कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। मीन्स स्लोली, धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो धीरे धीरे सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता हमारी क्या होती है? हम कहें उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है। उनमें क्या होती है? किसी किसी प्रकार क्षमता जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को क्या करती है? प्रभावित करती है। मीन्स हमारा पहला ऑप्शनल ही इसका क्या होगा? सही होगा। मीन्स मानसिक अक्षमता है उसमें, इसलिए वो क्या करते हैं? धीमी गति से क्या करते हैं? सीखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जो शारीरिक गतिक बुद्धि मीन्स बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? हम कहेंगे अंतिम अवस्था। तो देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि आप समझ गए होंगे। डांस की गति, हम कहेंगे डांस वाले लोग, डांस वाले डांस डांस वाले व्यक्ति ये है शारीरिक गति वाले व्यक्ति। डांस वाले व्यक्ति जो है
हम कहें रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनैतिक। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये हमारा सर्जन हो सकते हैं, सर्जन, शल्य चिकित्सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। 26वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो अधिगम अशक्तता मीन्स अधिगम में वो क्या है, सशक्त नहीं है, अशक्त है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है कि 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि होती है, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने था शब्दों पर अटकल कर जाने में कठिनाई होती है, अन्य बच्चों को धमकाना था, आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो हम लोग इसे कहेंगे कि हमारा क्या होगा, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने था शब्दों पर अटक कर जाने की कठिनाई होती है। अधिगम अशक्तता यही होती है कि धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की कठिनाई होती है। ये होते हैं हमारे अधिगम अशक्तता। 27वां क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग रोजगार मीन्स रोजगार ट्रेनिंग सर्विस, रोजगार ट्रेनिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की हम कहें किस सन में हुई थी? समिति की नियुक्ति मीन्स स्थापना, स्थापना स्थापना कब हुई थी? हम कहें 1925, 1890, 1945, 1927। तो हम लोग क्या कहेंगे 1945 में हुई थी। कब हुई थी? संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। 28वां क्वेश्चन देखिए, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी परिस्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। यह कथन है, इस कथन को किसने बोला? तो हम लोग कहेंगे कि इसे रॉबिन्सन ने कहा था। यह कथन किसका है? हम कहेंगे ये कथन रॉबिन्सन का है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये कथन हमारा किसका है, रॉबिन्सन। परामर्शन टॉपिक से ये क्वेश्चन है आपका, तो आप ध्यान से देखना, परामर्शन का क्वेश्चन है। अगला देखिए, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी जिसमें निर्देशन कार्यक्रम चलाया जाता है की स्थापना कहाँ हुई है? हम कहेंगे ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कहाँ हुई है? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, हम कहेंगे इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई है? हम लोग कहेंगे ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गाइडेंस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए दिल्ली की बातें हमारी है कि दिल्ली में, यहाँ मेन पॉइंट है कि दिल्ली में हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गाइडेंस की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1975 में, 1989, 1987, हम कहेंगे 1956। दिल्ली की चीजें हमारी 1956 और ऐसे हमारा जो आएगा तो 1945, ऐसे याद कर लेना, दो ही आपको यहाँ पे डेट मिलने वाली है। 31वां क्वेश्चन देखना, भारत सरकार ने प्रशिक्षण या रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति कब की थी? तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे भारत सरकार ने ट्रेनिंग और रोजगार अभी भी हम लोग को मिला था, ट्रेनिंग और रोजगार कब मिला था? 1945। देखिए ट्रेनिंग और रोजगार 1945 रिपीट हो गया क्वेश्चन ये आपका। 32वां क्वेश्चन देखिए, बोला किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? मीन्स थिंग स्टेबिलिटी का प्रदर्शन बालक कब करता है? जो किस अवस्था में, वो अवस्था देखनी है। बच्चा वस्तु स्थायित्व का क्या करता है, जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, प्रदर्शन करता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, ज्ञानेन्द्रिय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन जीन पियाजे का है। ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, ज्ञानेन्द्रिय अवस्था कहेंगे क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से है। जीन पियाजे, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से है। जीन पियाजे के हम लोग कहें कॉग्निटिव थियरी से है जो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33वां क्वेश्चन देखिए, एक बालक निम्न में से कितने वर्ष की आयु में मैं की अवधारणा सीख लेता है? मैं की अवधारणा, देखिए मैं कॉन्सेप्ट बालक कितने वर्ष में सीख लेता है? मैं का कॉन्सेप्ट
तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि मैं, देखिए मैं का एक कॉन्सेप्ट है, मैं का कॉन्सेप्ट बालक 2 वर्ष में सीख जाता है। कितने वर्ष में सीख जाता है जो बालक, उसमें मैं अहम की भावना 2 वर्ष से आने लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34वां क्वेश्चन हमारा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। एक शिक्षक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। हम कहेंगे कि एक शिक्षक की जो सोच बेहतरीन होगी ये होगी कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मीन्स ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बालक न कर सके। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है। लर्निंग फील्ड हमारा कौन सा, अधिगम का क्षेत्र कौन सा है, व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो हम लोग कहेंगे कि अनुभविक मीन्स सीखना, अनुभव, अनुभविक अभ्यास। कहा गया कि अधिगम की बातें यही है कि हम लोग कहते हैं कि अभ्यास एवं अनुभूतियों के द्वारा, अनुभूतियों एवं अनुभूतियों, अभ्यास एवं अनुभूतियों के द्वारा अभ्यास एवं अनुभूतियों के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो हम लोग कहेंगे एक्सपीरियंस, अनुभव। 36वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर हमारा लेवल कौन सा है। हम कहेंगे प्राथमिक है, प्राइमरी लेवल है। प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक शिक्षक की मानी जाती है। विषय का ज्ञान व शिक्षण की विधि में दक्षता, एक उच्च मानक भाषा में शिक्षण की दक्षता, शिक्षण के प्रति उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तो हम लोग क्या बोलेंगे जो है यहाँ पर, देखिए शिक्षक की एक विशिष्टता ये है जो है, जो बेहतरीन है प्राथमिक टीचर की, तो उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं, परेशान करते हैं बहुत। एक शिक्षक को अपने छात्रों में संभावनाओं की समक्ष को जानने का एक प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस विषय से संबंधित है। मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। हम लोग कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस तरीके से एक शिक्षक को अपने छात्र में संभावनाओं की समझ को जानने का एक प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र विषय इससे संबंधित है, हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गयने निम्न में से किससे संबंधित है। गयने का संबंध किससे है। अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो हम लोग कहेंगे अधिगम का श्रेणीकरण से है। समझ गए, मीन्स अधिगम का इन्होंने क्या दिया था, प्रकार दिया था। अधिगम का प्रकार, अधिगम का प्रकार मीन्स अधिगम का प्रकार। इन्होंने बताया था कि अधिगम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया अधिगम के प्रकार, अधिगम 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39वां क्वेश्चन देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र है। अब देखिए ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, तो जब ग्रुप में स्टडी करेंगे तो बेहतरीन स्थिति उनकी होगी। वो क्या, उनका ज्ञान स्थिर रहेगा, अवनत होगा, घटेगा, समान रहेगा, या बेहतर होगा, बेहतन होगा। क्या कहेंगे, बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, उनका अधिगम अच्छा होगा। ये ग्रुप डिस्कशन सबसे अच्छा 90% अधिगम होता है ग्रुप डिस्कशन से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को बाधित न करने वाला हमारा कौन सा तत्व है जो है।
निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता या मोर्चाबंदी। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, इंसाइट। इंसाइट ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि मीन्स सूझ। सूझ क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अंतर्दृष्टि मीन्स सूझ, इसको बाधित, समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। देखिए स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो हम लोग को मालूम है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। क्या दिया स्पीयरमैन ने, जो है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, बुद्धि के दो कारक होते हैं, दो बुद्धि के दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। पहला हमारा हम लोग कहेंगे कि यह जी फैक्टर होता है, जी फैक्टर और दूसरा हम लोग कहते हैं यस फैक्टर होता है, यस फैक्टर। जी फैक्टर हमारा जेनेटिक होता है और यस फैक्टर हमारा स्पेशल होता है, अर्जन से होता है, स्पेशल। तो देखिए ये हमारा जो है जी फैक्टर है, आनुवंशिक है, ये हमारा आनुवंशिक है, ये हमारा आनुवंशिक है और ये हमारा अर्जित किया जाता है, अर्जन से प्राप्त होता है, अर्जन से प्राप्त। तो हमें तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान की प्रक्रिया हमारी क्या होगी, जी फैक्टर से होती है, ना कि यस फैक्टर से होती है। तो इस तरीके से आप स्पीयरमैन का आपने देख लिया कि जी फैक्टर आनुवंशिक होता है और इससे तर्क और समस्या का समाधान किया जाता है। निखिल में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा कौशल हमारा स्किल हम कहेंगे इमोशनल बुद्धि से संबंधित है। याद करना, गतिक प्रकरण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो आपको मालूम है क्या करेंगे, जब संवेग मीन्स सहानुभूति, इस तरीके से याद करें, संवेग का संबंध हमारे किससे होगा, सहानुभूति से होगा। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं प्रभावित करेगा, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सामाजिक अनुभव का जीन पियाजे से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो चाइल्ड के तहत है और उसमें समाज का कोई लेना देना नहीं। समाज के तहत, उसके तहत अगर हम देखें तो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट की बातें होती हैं वो उसमें दिया गया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ये कथन किसका है, हम कहेंगे किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना क्या करना, केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडुअल का। तो आप क्या कहेंगे, डम्बिल का है। किसने बोला, ये डम्बिल ने बोला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45वां। देखिए मोटिवेशन के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है। मोटिवेशन के द्वारा एक शिक्षक क्या कर सकता है, अधिगम में वृद्धि कर सकता है। तो हम कहेंगे छात्रों में वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, किसमें, छात्रों में वास्तविक अपेक्षाएं रखकर शिक्षक उनके क्या कर सकता है, जो है उनके अधिगम में मदद कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, मीन्स सभी तो भूलने के कारण हैं इसमें, लेकिन एक ऐसा है जो भूलने का कारण नहीं है। तो हम लोग कहेंगे भूलने का कारण कौन सा नहीं है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये इनमें से कोई नहीं, मीन्स ये सब के सब भूलने के कारण है। भूलने के तीनों कारण है, 3 कारण है भूलने के 3, मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव और सीखने का मात्रा। ये तीनों हमारे भूलने का क्या है, कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कथन मोटिवेशन एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो ये उपयुक्त नहीं है कि बातें हमें देखनी है,
उपयुक्त नहीं है, मोटिवेशन में अभिप्रेरण प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो क्या उपयुक्त नहीं है? हम कहेंगे वह मनोवैज्ञानिक डिजायर को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये हमारा उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी हमारे उपयुक्त हैं। 48वां, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो हम कहेंगे अनुप्रेरित कर सकता है, प्रेरित अनुप्रेरित, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे पुरस्कार देकर। किसके द्वारा? पुरस्कार देकर उसे हम लोग अनुप्रेरित कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49वां क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, बालक, प्रेरक, इच्छा। तो हम कहेंगे मोटिवेशन का हमारा जो सोर्स है वो प्रेरक होगा, न कि आवश्यकता, बालक और इच्छा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा 49वां क्वेश्चन का सी। और लास्ट क्वेश्चन अपना देखिए कि डॉट डॉट प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ये प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी। तो हम लोग क्या कहेंगे? भावात्मक। क्या हमारी जो एक आवश्यकता से संबोधित करती हैं? भावात्मक। तो इस तरीके से हमारे आज सभी जो है पेडागॉजी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसे आप अच्छे से देखना, आपको हमें उम्मीद है कि इससे आपके जो है 2-4-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और हम लोग मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।